हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सारे जितने भी यहाँ पे हमारे जेईएन के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे की पीवाईक्यू का एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम जेईई अभ्यास सीरीज है। उसमें हम लोग अभी तक मैकेनिकल में हम लोगों ने पावर प्लांट में बॉयलर ख़त्म कर लिया है, नोजल पढ़ रहे हैं। नोजल का आज लास्ट लेक्चर है यार। नोजल में हमने सारे पार्ट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी उसमें बचा हुआ है, उसको आज ख़त्म करेंगे। अगर बॉयलर आपने नहीं देखा है, बॉयलर के हम लोगों ने पीवाईक्यू के, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान जेईई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो, सबके मिला के 67 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बॉयलर की सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो विद एक्सप्लेनेशन। सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने वहाँ पर ढंग से किया हुआ है। तो इसको आज हम लोग स्टीम नोजल को ख़त्म करते हैं और स्टीम नोजल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन भर भर के आता है। तो आज बिना देरी के करे हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि यार कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें 2 केस बताए थे मैंने। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते हैं आज कि हम लोगों ने पहले क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था DA/A इक्वल टू DP अपॉन रो वी स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया था, वहाँ से हमने देखा था कन्वर्जिंग डक्ट कैसे बनेगा, डाइवर्जिंग डक्ट कैसे बनेगा। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिसाइड किया था यार जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में 2 केस पढ़ा था। अगर इनलेट पे सबसोनिक है, और अगर हमको आउटलेट में भी सबसोनिक चाहिए तो हमारा थ्रोट पे मैक नंबर लेस देन 1 होना चाहिए, यानी थ्रोट पे सबसोनिक होना चाहिए। वेलोसिटी मैक्सिमम थ्रोट पे होगी, मैक नंबर किस पे होगा, थ्रोट पे होगा, और कितना होगा, लेस देन 1 होगा। फिर हम लोगों ने दूसरा केस पढ़ा था सुपरसोनिक का, कि अगर यार इनलेट में सबसोनिक है और हमको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट में आउटलेट पे सुपरसोनिक फ्लो चाहिए तो क्या करते थे, हमारी कंडीशन क्या आती थी, थ्रोट पे मैक नंबर 1 आती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सोनिक। और जो हमारा मैक नंबर मैक्सिमम आता था वो एग्जिट पे आता था। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ आती थी, एग्जिट पे आती थी। और इस पे हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किए थे। आज बात करेंगे यार मैक्सिमम मास फ्लो रेट की, कि जो हम लोगों ने बात किया था यार कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट है, उसमें जो हमारा मास फ्लो हो रहा है वो कहां पर मैक्सिमम होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। आप बस ध्यान दीजिए, इसमें प्रूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूवमेंट करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। बस इसमें जो आपको मैं बातें बताऊंगा वो सिर्फ अगर आप ध्यान रख लोगे, आपका चाहे जो जेईएन का एग्जाम हो उसके आप सारे क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड। तो आपको प्रूवमेंट पे नहीं जाना है। हाँ, बेसिक एक जान लेते हैं कि आता कैसे है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, बाकी रिजल्ट की बात करेंगे यार, और उस रिजल्ट से ही सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी नोजल में, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था नोजल में, ये देखो। आप देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, कि मास फ्लो रेट जो होता है वो क्या पढ़ा था, रो ए वी, यही तो पढ़ा था, रो ए वी पढ़ा था हम लोगों ने। और हम ये पता है हमको कि मैक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, वी सी, वी बाई सी। तो यहां से अगर वी की वैल्यू निकाले तो एम सी आ जाता है यार, यहां से हो जाता है। तो मास फ्लो रेट की अगर हम बात करें तो रो और ए वी की वैल्यू क्या रख दोगे आप, एम सी। अब रो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। अगर इसको रो के टर्म में लिखे तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो आर टी। और यहां से रो की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, P बाई आर टी। रख दो यहां पे आप, जरा जल्दी करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार दिखा देते हैं कि मास फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आप दोनों की वैल्यू रख दो, आप रो की वैल्यू क्या रख दो, P बाई आर टी, और A, और यहां पे मैक नंबर तो है ही, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू आप जानते हो, गामा आर टी होता है, ये आप जानते हो। तो यहां से अगर एक बात दिखाएं हम, तो मास फ्लो रेट अपॉन अगर एरिया निकालें हम, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर इसको हम पी एम और यहां पे गामा आर टी है, और यहां से आर टी को अंदर ले जाएं, आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो हम एक चीज देखते हैं, एम बाई ए की वैल्यू कितनी आ जा रही, पी एम, और यहां पे क्या आ जाएगा, आर टी कट जाएगा तो गामा अपान आर टी आ जाएगा। ये देखो एक फंक्शन बना है यार मास फ्लो रेट का,
ये देखो कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान दे लो कि बस इसका बता रहा हूं कि कैसे मास फ्लो रेट को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस ये है, ये इतना आप जानते हो। तो हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक फार्मूला निकाला था यार स्टैग्नेंट पॉइंट का। क्या निकाला था यार? 1 प्लस गामा माइनस 1/2 m स्क्वायर, ये निकाला था। यहां से प्रेशर की भी वैल्यू निकाली थी, P नॉट अपॉन P इक्वल्स टू 1 प्लस गामा माइनस 1/2 m स्क्वायर की पावर कितना, n अपॉन n माइनस 1। यहां से ये निकाला था 2 फार्मूले निकाले थे। अब क्या करना है आपको, यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां रखनी है, p की वैल्यू निकाल के यहां रखनी है, यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां रखो, p की वैल्यू निकाल के यहां रखोगे तो आप देखो कि बहुत बड़ा फंक्शन बनेगा इसका, इसमें बहुत बड़ा फंक्शन बनेगा मैक नंबर के टर्म, प्रेशर के टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में। जब ये फंक्शन यहां पे ये रखने पे जो फंक्शन बनेगा उसके बाद उसको क्या, उसको हम कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, मैक नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट और 0 करेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ना तो हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी 1 के बराबर निकल के आएगी। जरूरी नहीं है, इसलिए प्रूवमेंट नहीं करा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, कोई जरूरत नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना मैक्सिमम मास फ्लो रेट निकालने के लिए, तो जब मैक्सिमम मास, ये मास को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैक नंबर, तो वहां से एक चीज निकल के आती है यार कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की वैल्यू मैक नंबर जहां पे 1 होता है वहां मिलेगी। इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा मास फ्लो रेट है मैक्सिमम कहां मिलेगा, जहां पर मैक नंबर की वैल्यू 1 हो। और हमने ये भी बातें की थी यार, जहां पर मैक नंबर की वैल्यू 1 होगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और हम लोगों ने यहीं से, इस वाले फार्मूले से ही क्रिटिकल पॉइंट का एक फार्मूला निकाला था टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में। टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में क्रिटिकल पॉइंट का फार्मूला निकाला था। क्या निकाला था जरा देखो, जरा आप जरा देखो क्या निकाला था। यह फार्मूला हम लोग को पता है, यह फार्मूला हम लोग को पता है। क्या पता है हम लोग को फार्मूला हम लोग को क्या पता है, T नॉट अपॉन T इक्वल्स टू 1 प्लस गामा माइनस 1/2 m स्क्वायर। अब हम लोगों ने जब डिफरेंशिएट किया था, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था जब वैल्यू रखेंगे P की T की और उसको डिफरेंशिएट किया था यार, मैक नंबर की वैल्यू 1 निकल के आई थी जहां पर मैक्सिमम मास फ्लो रेट आ रहा था। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो रख दो यार मैक नंबर की वैल्यू, यहां रखो जरा मैक नंबर की वैल्यू। जब मैक नंबर की वैल्यू रखोगे आप तो यहां पे जो क्रिटिकल पॉइंट को स्टार से दिखाते हैं, तो यहां पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, T स्टार। रख दो मैक नंबर की वैल्यू। मैक नंबर की वैल्यू जब आप रखोगे तो यहां क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1/2। अब इसको जरा सॉल्व करो, T अपॉन T स्टार क्या आ जाएगा, 2 प्लस गामा माइनस 1/2 इक्वल्स टू गामा प्लस 1/2। ये आ गया। अब T स्टार क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकालनी है ना हमको, टेम्परेचर की। निकाल लो जरा T स्टार की। T स्टार इक्वल्स टू 2/2 प्लस गामा प्लस 1। ये है रिजल्ट। ये प्रूफ पहले भी करा चुका हूं मैं। आज बता रहा हूं कि m की वैल्यू 1 रखते क्यों हैं। जब हमने प्रूफ किया कि m की वैल्यू जब 1 रख रहे तो मैक्सिमम मास फ्लो रेट आ रहा है। अभी हम जब पिछली क्लास में निकाले थे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट का, तो 2 केस बना था, एक m थ्रोट पे m लेस देन 1 का और एक m ग्रेटर इक्वल्स टू 1 का। तो जहां पे m इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है, वो वहां पे मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा, मैक्सिमम मास फ्लो रेट होगा। और उस पॉइंट को यानी हमारा उसको क्या बोलते हैं, m इक्वल्स टू 1 सोनिक। और उस पॉइंट के जितनी प्रॉपर्टी है उसको क्रिटिकल पॉइंट, यानी जहां पे उसका प्रेशर निकालेंगे क्रिटिकल प्रेशर, जहां पे उसका टेम्परेचर निकालेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और निकालेंगे कैसे, ऐसे। अब आज के बाद आपसे पूछेगा ना यार क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर निकालो, तो इस रिलेशन से आप निकालो। यहां से फिर हम लोगों ने प्रेशर का रिलेशन निकाला था। कैसे, हमें पता है T स्टार, हमको क्या पता है कि जो P स्टार होगा वो अपॉन P वो क्या होगा, T स्टार अपॉन T की पावर क्या होगा, N अपॉन N माइनस 1 ये होगा।
उठा के यार वैल्यू रख दो। तो पी स्टार अपॉन पी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रखो 2 अपॉन इसकी वैल्यू रख दो क्या, अगर गामा के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो गामा के टर्म में इसको लिख दो, गामा अपॉन गामा माइनस 1। और इसको गामा के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो गामा के टर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ये तो एयर के लिए लिखा है। अगर हम जनरल टर्म में लिखें, क्योंकि एन, ये तो एन इक्वल्स टू गामा के लिए है ना, अगर हम जनरल टर्म में रिलेशन अगर निकालें तो कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है यार, टेम्परेचर को क्या करना है, टी स्टार अपॉन टी इक्वल्स टू 2 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा। और P की वैल्यू कितना आ जाएगा, P स्टार की वैल्यू P स्टार अपॉन P अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ये है आपका, ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी से क्वेश्चन निकालेंगे यार, इसी से सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। ये फार्मूले आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको ध्यान है ना, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये प्रूवमेंट बता रहा हूं कि कैसे आया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। लेकिन अल्टीमेट आपको क्या ध्यान रखना है कि यार, जो बस इतनी बात याद रखनी है कि मैक्सिमम मास फ्लो रेट जो हमारा कन्वर्जिंग नोजल में होगा वो कहां पे होगा, जहां मैक नंबर की वैल्यू 1 हो। और हम ये जानते हैं कि जब मैक नंबर की वैल्यू 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, सोनिक। पहली क्लास में बताया था, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक। सबसोनिक लेस देन 1, 0.3 से मैक नंबर मतलब बड़ा हो और 1 से छोटा हो। और सोनिक के लिए मैक नंबर एग्जैक्टली 1 के बराबर हो। और सुपरसोनिक के लिए m ग्रेटर देन 1 हो। हाइपरसोनिक के लिए m ग्रेटर देन 5 हो। रिवीजन कर लो। और ये फार्मूला अब आपको भूलना नहीं। ये कैसे आया नहीं जानना आपको, एक बार देख लिया बस, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये फार्मूला आपको नहीं भूलना चाहिए। सीधे पूछेगा, सीधे डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछता है। और देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं हो आप देखो जरा, ये डायरेक्ट पूछता है। ये देखो आप कितनी बार पूछा है ये क्वेश्चन, आप देखो जरा क्या पूछा है। द प्रेशर रेशियो नोन एज क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द नोजल इज गिवन बाय। बताओ आप ये, अब बताओ। अगर आपको फार्मूला ध्यान नहीं है तो ये कर ही नहीं पाओगे। कहां से कर पाओगे, कहां से कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और अगर फार्मूला ध्यान है, जैसे बताया वो चीज ध्यान है, तो तुरंत ए मारोगे, खत्म। ये बस ध्यान रखना है एक पॉइंट कि जो मैक्सिमम मास फ्लो रेट है ना, मैंने निकाला था, वो मैक नंबर 1 पे आता है। और मैक नंबर 1 की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो क्रिटिकल प्रॉपर्टी होती है, क्रिटिकल प्रॉपर्टी होती है। और यहां पे क्या आप देखते हो, ये मैक्स आता है। मैक्स का मतलब क्या है, एरिया जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, एरिया मिनिमम होगा। आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में देखोगे आप, तो एरिया कहां मिनिमम आता है। अगर ये आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात करोगे तो एरिया आपने, हम लोगों ने देखा भी था, ये था सिचुएशन। तो एरिया कहां मिनिमम है, ये पार्ट है एरिया मिनिमम का, ये एरिया में। यानी यहां पे अगर m इक्वल्स टू 1 है तो ये मैक्सिमम मास फ्लो रेट है, मैक्सिमम डिस्चार्ज। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको प्रूवमेंट नहीं आना है कि m इक्वल्स टू 1 कैसे है, बहुत बड़ी प्रूवमेंट है, नहीं जानने की जरूरत है। हमको किसी काम का भी नहीं है। हमको अपने एग्जाम के क्वेश्चन करने, और देखो आप कितनी बार आया है, आता है ये डायरेक्ट फॉर्मूले में देखोगे आप, डायरेक्ट। और ये निकलवाया मैंने, आप देखो ऐसे आया है, ऐसे। नहीं जानने की जरूरत है कैसे आया है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान है, आप क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओ। ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके कि कैसे आता है। और ये पहली क्लास में भी मैंने बताया था। अगर आपको याद हो और नहीं देखे हो तो आप एक बार देखो उसको, अंडरस्टैंडिंग होगी यार। जैसे जैसे 5 क्लासों में नोजल खत्म किया है, और खत्म इसलिए किया है कि बॉयलर के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो नोजल के हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। और इस पीपीटी जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है ना, 20, 22, 24, अगर वो आप कर लोगे, कोई भी जेईएन एग्जाम
अगर नोजल से क्वेश्चन आ रहा है आप डेफिनेटली कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। लेकिन ये पॉइंट याद होने चाहिए यार, याद होने चाहिए। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है तो 2/n+1 होगा, अगर प्रेशर निकालना है तो 2/n+1 n/n-1 होगा। बस इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं मैं आप देखना वो कितना इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला। अगर वो फार्मूला आपको पता है तो आप देखना कितना जल्दी क्वेश्चन को आप कर जाओगे। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? क्या ऐसी बातें हैं जो आप बता रहे हो, कह रहे हो विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा? देखो आपको अभी क्या बताया मैंने, आपको क्या बताया मैंने, जरा देखना जरा। हमने क्या रिलेशन निकाला यार, T*/T के बाद हम लोगों ने निकाला यार 2/n+1 ये निकाला था। और यहां से क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी? P = P* ये और 2/n+1 = क्या, n/n-1 ये किया था। अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, उसको बस दिमाग में रखना है। सारे क्वेश्चन होंगे सारे। देखो अगर मान लो ये n एयर के लिए ले लेते हैं, n = क्या कर देते हैं, गामा। n = क्या लिख देते हैं, गामा। गामा की वैल्यू कितनी होती है यार, 1.4 होती है। रख दो आप। अगर आपको क्रिटिकल प्रेशर निकालना है तो टेम्परेचर तो आप तुरंत निकाल दोगे, 2/1.4 रखोगे +1 करोगे निकल आएगा। दिक्कत कहां होती है, यहां। ये जब आप पूछता क्या है, टेम्परेचर नहीं पूछता है, क्रिटिकल प्रेशर पूछता है कि जहां पे मैक नंबर 1 है यार वहां का प्रेशर बता दो आप। अब आप वैल्यू रखोगे वहां पे, क्या करोगे यार, P* की वैल्यू रख दो। P*/P = 2 यहां पे रखो 1 + 1.4 1.4 1.4 - 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना P* ये, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आएगी? जब ये आप सॉल्व करोगे ना तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.52। 0.52 ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। और आपको बता रहा हूं मैं क्यों। अगर ये वैल्यू याद है ना तो आपको देखना, भी क्वेश्चन आए हुए हैं SSC जे। मैं कोई ऐसी चीज करा ही नहीं रहा हूं जो एग्जाम से रिलेटेड हो ही नहीं, सीधे एग्जाम को हिट करेगा जो मैं बता रहा हूं। और उसी तरीके से आपको करना है ताकि आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। अब ये किसके लिए हम लोगों ने निकाल दिया यार, एयर के लिए निकाल दिया, एयर के लिए निकाला हम लोगों ने। अब हम सुपर हीटेड के लिए निकालते हैं। सुपर हीटेड के लिए, सुपर हीटेड के लिए n की वैल्यू ध्यान रखो यार कितनी होती है, 1 ये इसकी वैल्यू 1.4 है, इसकी वैल्यू 1.3 है। अब रखोगे जब ना अब आप वैल्यू इसकी P*/P, अब इसकी वैल्यू जब आप रखोगे इस फार्मूले में जब इसको रखोगे आप, तो P* की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सुपर हीटेड के लिए 0.54। डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि n की वैल्यू सुपर हीटेड के लिए 1.3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.54। सीधे याद होनी चाहिए। अगर हम सैचुरेटेड एयर की बात करें, ड्राई सैचुरेटेड एयर की, ड्राई सैचुरेटेड एयर की, तो n की वैल्यू जो आएगी वो, n की वैल्यू कितनी आएगी, 1.13। और यहां से जब हम क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे ना तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.57, ये आएगी। ये 3 जो है ना वो याद होने चाहिए आपको, ये याद होने चाहिए, सारे याद होने चाहिए। थोड़ा स्पीड में आज चला हूं क्योंकि प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं। हम जो पॉइंट आपको बता रहे वो आपको ध्यान होना चाहिए बस। अभी तक आपको 3 ही पॉइंट बताया मैंने। क्या पॉइंट बताया कि यार जो मैक्सिमम मास फ्लो रेट हम लोगों ने निकाला है ना, उसको जब विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके 0 किया ना मैक नंबर के, तो वहां से जो मैक नंबर की वैल्यू निकल के आई वो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक नंबर की वैल्यू जहां पे 1 है वहां पे जो मास फ्लो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा। और वहां की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्रिटिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जहां पे मैक नंबर 1 है और डिस्चार्ज मैक्सिमम है। फिर वहां से हम लोगों ने ये फार्मूले निकाले।
और आपको सिर्फ इतना बोला है कि आपको ये याद होने चाहिए, ये और ये याद होने चाहिए। याद होने का फायदा भी बता रहा हूं, याद होने का भी फायदा भी बता रहा हूं मैं। ये अगर आपको ध्यान है ना तो अभी देखना आप, तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। वहां पे लोग कहते हैं फिर कैलकुलेशन कैसे करें। ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, आपको ध्यान होना ही चाहिए। आओ देखो कैसे, वो भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन पकड़ते हैं ऐसे, आप विश्वास नहीं करोगे। क्वेश्चन कहां, ये देखो आप देखो ये क्वेश्चन, ये कब आया है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट 2019 का। ये दे दिया, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, पढ़ो जरा। क्या बोला, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, डाई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर ऑफ 8 बार इंटर्स, यानी इनलेट का प्रेशर कितना दे रखा है, इनलेट का प्रेशर कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8 बार इनलेट का प्रेशर दे रखा है। ए कन्वर्जेंट नोजल, द इंडेक्स ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फॉर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम दे रखा है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम 1.13, एन की वैल्यू कितनी दे रखी, 1.135 ये दे रखी। अब क्या पूछ रहा है, फॉर द मैक्सिमम मास फ्लो रेट, फॉर द मैक्सिमम मास फ्लो रेट टू अकर थ्रू द नोजल द एग्जिट प्रेशर शुड बी, द एग्जिट प्रेशर शुड बी। बताओ, हम ये जानते हैं, ये लाइन पकड़ो आप, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो क्या प्रेशर होगा, क्रिटिकल प्रेशर होगा, क्रिटिकल प्रेशर होगा। और इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, अगर आप फार्मूले से करने गए तो जरा यार एक बार फार्मूले से करते हैं, n अपॉन और यहां पे n+1 अपॉन n-1 रखो जरा, 5 स्टार अपॉन p स्टार और 2 n की वैल्यू रख दो जरा, 1.135 + 1 और 1.135 अपॉन 1.135 -1 कर लो। ये करो कैलकुलेशन, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। करो ना, अब इसकी वैल्यू आप निकालो, कहां से निकाल पाओगे। इसीलिए मैंने डेटा आपको कहा था याद कर लो। सिर्फ आपको 3 अगर फॉर्मूले वो ध्यान है ना, और ट्रिक भी बता रहा हूं कैसे याद करना है, वो भी बताता हूं कि कैसे दिमाग में याद रहेगा, वो भी बताता हूं। लेकिन मैंने आपको दिखाया है ना, आप सोच रहे हो कि याद करा रहे, क्यों याद करा रहे हैं, कर लो कैलकुलेशन। नहीं होगा कैलकुलेशन, पॉसिबल ही नहीं है क्या पॉसिबल, बताओ जरा आप। नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर मैंने फार्मूला जो याद कराया था, मैंने बताया था कि वहां पे ड्राई सैचुरेटेड के लिए एन की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.13 अगर आप लेते हो, अगर आपको फार्मूला ध्यान है 5 स्टार अपॉन, रुको दूसरे कलर से कर देखो, अगर आपको फार्मूला ध्यान है 5 स्टार पी स्टार अपॉन पी, इसकी वैल्यू कितनी आती थी ड्राई सैचुरेटेड के लिए, 0.577, ये याद कराया था ना, 0.5 से इसकी वैल्यू कितनी आती थी, इसकी वैल्यू आती थी 0.577, ये आती थी। अब अगर पी इनलेट आपको दे रखा है तो पी स्टार की वैल्यू आप निकाल, 0.577 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो जरा, 6 1 8 4.61 तुरंत निकाल दोगे, खत्म खत्म। ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना हो पाएगा, ये कर ही नहीं पाओगे, यहां फंस जाओगे आप। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि अपने से बना के लाए। अगर आपको ये आपको फॉर्मूला ध्यान है, ये वैल्यू मैंने जो बताई है, तो कितना सेकंड लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड में आप मल्टीप्लाई करके तुरंत लिख दोगे, तुरंत मल्टीप्लाई करोगे और लिख दोगे, देख लो। और ये याद करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, उसकी ट्रिक भी बता रहा हूं कैसे आपको याद रहेगा। याद करने में ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, कैसे याद रहेगा। इस तरीके से करना ही नहीं है, अपने को नहीं करना यार, इस तरीके से फंस जाओगे आप, कर ही नहीं पाओगे। ये तरीका है ही नहीं, इसको करना ही नहीं है आपको, इस तरीके से तो आप करोगे ही नहीं। ये तरीका नहीं लगाना है, तरीका ये लगाना है, इस तरीके से नहीं करना है।
फिर वहाँ आप क्या कहोगे यार कि ये तो यार ऐसी वैल्यू दे दी यार, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। उसी के लिए ये बताया हूँ मैं, उसी के लिए ये बताया हूँ मैं। अब इसको याद रखना आप। ये देखो ड्राई सैचुरेटेड एयर के लिए बताया है मैंने, ड्राई सैचुरेटेड एयर के लिए मैंने बताया है ये कि ड्राई सैचुरेटेड के लिए n की वैल्यू 1.13 हमेशा वही देगा, ये तीनों वैल्यू ही देगा। सुपर हीटेड के लिए पूछेगा, ड्राई सैचुरेटेड के लिए पूछेगा, या तो एयर के लिए पूछेगा। और आपको तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, और ये वैल्यू भी ध्यान होनी चाहिए। और कैसे याद होगी वो भी बता रहा हूं। देखो आपको बस ये ध्यान रखना है ना, जो n की वैल्यू है, अगर हम एयर के लिए बात करते हैं, एयर के लिए वैल्यू कितनी है 1.4, n की वैल्यू घटेगी, डिक्रीज करेगी। ये ट्रिक बता रहा हूं, याद कैसे आप करोगे। n की वैल्यू घटेगी, यानी 1.4 है एयर के लिए, सुपर हीटेड के लिए 1.3 है, और ड्राई सैचुरेटेड के लिए 1.1 है। आप इतना ही ध्यान रखो कि यार n की वैल्यू यहां पे 1 पॉइंट के बाद घट रहा है, सीधी सी बात है, घट रहा है वो वैल्यू, ये ध्यान रखना है। और एक देखो आप इंटरेस्टिंग चीज कि जो P स्टार अपॉन P की वैल्यू है ना 0.5 सब में है, 0.5 सब में है, 0.5 सब में है। चेंज क्या हो रहा है, बस उसकी डिजिट अगली वाली 2 4 7, ये याद कर लो, खत्म। देखो n की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, n की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एक में 1.4 है, एक में 1.3 है, और एक में 1.13 है। और यहां पे जो वैल्यू निकाल रहे हैं क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की, वो क्या निकाल रहे हैं 0.52, 54 और 57। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 0 के बाद 0.5 आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू आपको 247 ध्यान रखनी है, 247 बस, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। और फिर क्वेश्चन पे आ जाओ आप, ये आ जाओ, करो, तुरंत हो जाएगा, 2 लाइन भी नहीं लगा, तुरंत सीधे 0.57 में इनलेट का प्रेशर का मल्टीप्लाई करोगे यार, तुरंत आंसर आ जाएगा, ये 4.62, खत्म, विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन खत्म, विद इन ए सेकेंड। बस ये ध्यान रखना है आपको। अभी तक 3 चीजें बताएं, थोड़ा तेज चला हूं मैं आज, लेकिन आपको बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है बस। आपको ना किसी प्रूवमेंट में जाना है, ना किसी इस पे कि ये कैसे आया है, आपको तो अल्टीमेट क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए हमारे, वो भी जल्दी कैसे अटेम्प्ट हो। और ये क्वेश्चन आप देख लो 19 में आया है, सुपर हीटेड के लिए दे देगा कि भाई यार ये यही क्वेश्चन को कुछ नहीं करेगा, यहां पे 1.3 रख देगा। अब अगर आपको ध्यान है कि n की वैल्यू 1.3 और जो हमारा P स्टार यानी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की जो वैल्यू आती है वो 0.54 है, तो इनलेट का मल्टीप्लाई करके आप निकल लोगे। नहीं करते रहो फिर बेसिक से, आप क्या करोगे फिर P स्टार अपॉन P फार्मूला लगाओगे 2 अपॉन n+1 n अपॉन n-1, फिर यहाँ पे वैल्यू रखोगे, रखो वैल्यू 1.13 + 1 1.13 अपॉन 1.13 - 1, आप कैलकुलेट करो। ये तरीका नहीं करना, कर भी नहीं पाओगे, होएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वैल्यू आपको थोड़ी ना पता है यार, इसके पावर ये जा रही कहां से आकर आप कर लोगे। तरीका ये करना है और यही करना है तरीका आपको। ये क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। एसएससी जेईई में टाइम का बहुत खेल है। अब वहां पे ये क्वेश्चन आ गया, आपको फार्मूला भी ध्यान है, अगर P स्टार अपॉन P अपॉन n+1 करके आप तब भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 0.577 होता है ड्राई सैचुरेटेड के लिए। सीधे इनलेट प्रेशर का मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 2 सेकेंड लगेगा आपको, 2 सेकेंड। तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो आप, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आगे आ सकता है, ये भी बता रहा हूं, ये भी पूछते हैं। वो क्या पूछे जरा बताओ कि द इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, क्या बोल दिया, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम flowing through the nozzle is equals to 1.135 and then what is the critical pressure ratio for this following steam in the nozzle। कितने के लिए पूछा है, 1.15, ये यानी ड्राई सैचुरेटेड के लिए। हमने क्या याद किया था यार कि जब हमारा ड्राई सैचुरेटेड रहेगा तो हमारी वैल्यू P स्टार अपॉन P की कितनी आएगी, यानी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 57। एक ही ऑप्शन है सी, खत्म।
खत्म। नहीं करते रहो आप, आओ बेसिक तरीके से करते हैं, बेसिक से करोगे आप। फिर मैं बार बार बता रहा हूं, कर ही नहीं पाओगे आप। 2/n+1 n/n-1 रख दो वैल्यू जरा, p स्टार अपॉन p 2/1.135 + 1 1.135 अपॉन 1.135 -1। कर लो कैलकुलेशन, कर लो। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। और ये पता है आपको, डायरेक्ट मारोगे आंसर, और 3 ही याद करना है। ट्रिक भी बता दिया हूं कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो यार। एयर के लिए होता है, फिर सुपर हीटेड के लिए होता है, फिर ड्राई सैचुरेटेड के लिए होता है। एयर के लिए n गामा के बराबर होता है 1.4, सुपर हीटेड के लिए 1.3। अधिकतर ये वैल्यू देगी, ये वैल्यू तो क्वेश्चन में एग्जाम में देगा। आपको याद तो सिर्फ ये रखना है, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना ही नहीं है, इस तरीके से नहीं करना है, ये तरीका करना है। अपने को तो अल्टीमेट क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, अपना क्वेश्चन करना है। इसीलिए मैं बता रहा होता कि अभी तक जो आप क्वेश्चन किए हो ना, पिछले मैक नंबर पे पीओ, सब सोनिक पूछा है, सुपर सोनिक पूछा है, वो आसान क्वेश्चन था। एक इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट का था कि आपको एग्जिट पे सुपर सोनिक मिल रहा है तो थ्रोट पे मैक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, वो उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसमें भी 2 पॉइंट ही आपको बताया मैंने। वो अगर 2 पॉइंट आपको ध्यान है तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं किसी भी जेईई एग्जाम में। और उसके बाद ये पूछता है, ये करना ही नहीं है अपने को, नहीं करना इस तरीके से यार, करना ही नहीं है। और ना कर पाओगे आप, आंसर आएगा ही नहीं, फिर कहोगे यार कैलकुलेशन थी यार इसलिए छोड़ दी। जो थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा ये याद करे रहेगा तुरंत। और मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है। ये कर ही नहीं पाओगे। गेट में आएगा तब आपको कैलसी देता, वहां पे कैलकुलेटर से आप कर लोगे, यहां तो कर ही नहीं पाओगे। आपको याद करनी पड़ेगी कुछ वैल्यू, कोई भी जेईई एग्जाम कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। उसका तरीका बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ट्रिक से भी बता रहा हूं, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब आओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खत्म करना है यार। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, इस पे भी क्वेश्चन खूब आता है। एक तो ये ध्यान रख ले आप कि एक चीज हमने ध्यान रख लिया कि जो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है, मैक नंबर 1 पे आ रहा है। अब एक चीज आप और ध्यान रखो, इसके बाद सारा टॉपिक खत्म करते हैं और क्वेश्चन करेंगे उसके आए हुए। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछता है और एक बार देख लेते हैं उसको। उसमें क्या देखना है अपने को, एक चीज देखो आप पहले। बस आपको बस बने रहो आप। बस बने रहो आप, देखोगे आप कितना बढ़िया। और इसको भी ऐसे ट्रिक से बताऊंगा ना कि आपको ध्यान रहेगा। इसको भी ऐसे ट्रिक से बताऊंगा ना, आपको ध्यान रहेगी चीजें। बस आप देखते रहो बस। बस आप बने रहो, बस देखो आप, बस हो गया। 1 मिनट, यहां पे लगा दो वाल्व। बस अब ध्यान दो, जरा ध्यान देना बस। इस पे तुरंत बातें करेंगे यार, ज्यादा समय नहीं वो करेगा। और क्या आता है एग्जाम में वही टू द पॉइंट बातें करेंगे। इस पे क्या है, मान लो ये इनलेट प्रेशर है अपना, रिजर्वायर है, कोई इनलेट प्रेशर है। इनलेट प्रेशर रिजर्वायर है तो स्टेगनेंट होगा, यानी P1 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, P0। और रो भी क्या होगा, रो नॉट। टेम्परेचर क्या होगा, T0।
क्योंकि रिजर्वायर स्टैग्नेंट पॉइंट, ठीक है। ये आपका इनलेट पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका नोजल का क्या है, एग्जिट है। हम बात कर रहे हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन कन्वर्जिंग नोजल, सिर्फ नोजल लिया हमने, नोजल, सिर्फ कन्वर्जिंग नोजल की बात कर रहे हैं। तो आप देखो जरा, इसमें जो इनलेट प्रेशर है वो हमारा पीआई है, स्टैग्नेंट प्रेशर के बराबर, और जो हमारा प्रेशर एग्जिट का है वो पीई है। और यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है ना पी एग्जिट, और यहाँ पे जो ये वाल्व लगा है ये कंटेनर में एग्जिट कर रहा है, जो उसका प्रेशर हम लोगों ने पीबी लिया है, जिसको हम बैक प्रेशर बोल रहे हैं। जरा देखना, फटाफट देखना, ये बैक प्रेशर है। तो एक चीज आप ध्यान देना बस, इसमें क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है, आपको यह ध्यान रखना है, अगर हम प्रेशर और मास फ्लो रेट के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं यहां से मास फ्लो रेट और प्रेशर रेशियो के बीच, मास फ्लो रेट और प्रेशर रेशियो के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं, जरा देखना, तो अगर हम प्रेशर रेशियो और मास फ्लो रेट के बीच ग्राफ बनाएं, किसके किसके बीच बनाना है कि पीबी अपॉन पी के, इनलेट के, अगर इसके बीच हम ग्राफ बनाएं, बस आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखना। एक बात बताओ यार, जब ये वाल्व बंद है, जब ये वाल्व बंद है, जब ये वाल्व बंद है, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन कन्वर्जिंग नोजल, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे हम, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन कन्वर्जिंग नोजल। इससे क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है एसएससी में, और बस आप बने रहो, आपको समझ में भी आएगा। और कुछ पॉइंट आपको बताएंगे, उसी को अगर आपको ध्यान है तो विद इन अ सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे। अपना काम सिर्फ वही कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं जो आपको समझ में आए, और एग्जाम में आप टू द पॉइंट कैसे तुरंत क्लिक करें क्वेश्चन को, थोड़ा सा बस यहां आप ध्यान दो, तुरंत होगा क्वेश्चन। कैसे करना है यार, एक बात बताओ, जब यहां पे ये बॉल बंद है, यहां से रिजर्वायर है अपना, यहां से जो कंप्रेस्ड एयर है अपना, या फ्लूइड है वो यहां पे, अगर ये वाल्व बंद है, वाल्व बंद है, तो ये जो हमारा बैक प्रेशर, एग्जिट प्रेशर है और इनलेट प्रेशर है वो तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये वाल्व बंद है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो हमारा ये बैक प्रेशर है, जो हमारा एग्जिट प्रेशर है नोजल का, और जो हमारा इनलेट प्रेशर है रिजर्वायर का जो प्रेशर है स्टैग्नेंट प्रेशर, वो तीनों तो बराबर होंगे। यानी यहां पे अगर हम ये बात करें, जब यहां पे ये वाल्व नहीं खुला है तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि सेम है ना दोनों। अब एक काम करते हैं यार, इस वाल्व को धीरे धीरे खोलते हैं, वाल्व को जरा धीरे से खोला, तो यानी एक बात ये बताओ, पीबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, पीबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बस सुनते जाना जरा, पीबी की वैल्यू कम होगी, और पीबी की वैल्यू कम होगी, और यहां पे मास फ्लो रेट ये फ्लो करना शुरू कर देगा यार, गैस बाहर एटमॉस्फेयर पे निकलने लगेगा। जरा सा खोलेंगे, थोड़ा सा वाल्व को खोलेंगे, वाल्व को थोड़ा सा खोलेंगे, तो पीबी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, पीबी की और पी एग्जिट की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और ये इससे कम हो जाएगी जो रिजर्वायर का प्रेशर, और यहां पे फ्लो जो हमारा है वो चालू हो जाएगा, यहां से फ्लो जो हमारा है वो चालू हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, और यहां पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। फिर क्या करते हैं यार, इसको और थोड़ा सा खोलते हैं, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, जैसे इसको थोड़ा और खोलते हैं ये वैल्यू और कम होगी, और यहां से मास फ्लो रेट और क्या होगा, तेजी के साथ बढ़ेगा, मास फ्लो रेट तेजी के साथ बढ़ेगा। तो ग्राफ अगर हम बनाएं, यहां से अगर हम इस तरीके की बात करें, तो ये जो मास फ्लो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ये आप बता रहा हूं मैं, समझो आप इस बात को। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर ये वाल्व है यहाँ पे, जो हमारा एक कन्वर्जिंग है नोजल, इसको इस तरह से अरेंजमेंट किया है हम लोगों ने कि यार ये रिजर्वायर को ऐड किया कन्वर्जिंग नोजल से, और इसको खोला एक नोजल उसमें, और इसको फिर वाल्व लगा के एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिर क्या किया मैंने कि अगर वाल्व बंद है, वाल्व अगर बंद है, तो जो ये बैक प्रेशर है, ये एग्जिट प्रेशर है नोजल का, और जो हमारा ये इनलेट प्रेशर है रिजर्वायर का, वो कांस्टेंट होगा, यानी 1 होगा, उसकी वैल्यू हम लोगों ने रखी 1। अब जैसे जैसे इस वाल्व को खोलेंगे, पहले थोड़ा सा वाल्व को खोला, तो यहां से यार एक फ्लो शुरू हो गया, डिस्चार्ज होने लगा इधर बाहर, मास फ्लो रेट थोड़ा सा फ्लो हुआ, इसको थोड़ा सा और खोलेंगे,
इसको थोड़ा सा और थोड़ी देर बाद खोला तो यार ये देखा बेक प्रेशर और डाउन होता है और फ्लो रेट और बढ़ने लगता है, वेलोसिटी और इस फ्लो में बढ़ने लगती है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जो इस फ्लो की वेलोसिटी है, जो इस फ्लो की वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, वो सी के वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, साउंड की वेलोसिटी के। फिर से सुनो, इसको धीरे धीरे खोला तो यार यहां से फ्लो होना चालू हो गया, थोड़ा सा और खोला, वेलोसिटी मास फ्लो रेट और तेजी से चालू हुआ। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब इसको हम खोलेंगे तो जो ये वेलोसिटी है फ्लूइड की वो किसके बराबर हो जाएगी, साउंड ऑफ वेलोसिटी इन फ्लूइड। जैसे ये साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर हो गई, यानी मैक नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, मैक नंबर की वैल्यू 1 हो गई, मैक नंबर की वैल्यू 1 हो गई। और जैसे ही मैक नंबर की वैल्यू 1 हुई, मैक नंबर की वैल्यू 1 हुई, उसके बाद से आप इसको कितना भी खोलो, इसको आप कितना भी खोलो, मास फ्लो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिचुएशन में जब आप यहां तक आए उसके बाद जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट हो गया, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये जो वेलोसिटी कम, पहले थोड़ा सा खोले, ध्यान से समझो जरा बात को, जरा वॉल्व को खोले तो यहां से फ्लो हमारा चालू हो गया, मास फ्लो रेट चालू हो गया। इसको और खोले थोड़ा सा तो ये पीबी और डाउन हुआ और मास फ्लो रेट वेलोसिटी बढ़ गई। और एक ऐसी सिचुएशन आई कि जहां पे ये जो वेलोसिटी है कंप्रेस्ड फ्लूइड की वो किसके बराबर हो गई, साउंड ऑफ वेलोसिटी के इन फ्लूइड के, साउंड ऑफ वेलोसिटी इन फ्लूइड के बराबर होगी। और जैसे ही ये वैल्यू इसके बराबर हुई, मैक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद कितना भी आप वॉल्व को खोल रहे हो, कितना भी आप वॉल्व को खोल रहे हो, मास फ्लो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मास फ्लो रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यानी हमारा जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है यहां के बाद से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहां पे जो डिस्चार्ज वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी यहां पे मैक नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। मैक नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जो हमारा बैक प्रेशर हो गया वो किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो गया। जो बैक प्रेशर के बराबर क्या हो गया, क्रिटिकल फ्लो के बराबर हो गया। और यहां से फिर नोजल क्या कर जाएगा, चोक्ड कर जाएगा, चोक्ड फ्लो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चोक्ड फ्लो। ये सिर्फ ये इसलिए बताया हूं कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या आता है आपको, बस 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, वो ध्यान होना चाहिए। ये मैं ये बता रहा हूं चोक फ्लो होता क्या है। चोक फ्लो का मतलब ये नहीं है कि बंद हो गया वो, चोक फ्लो का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो गया है, एक ही रेट से मास फ्लो कर रहा है। बंद होना नहीं होता है चोक का मतलब, कांस्टेंट हो गया मास फ्लो रेट, ये मतलब होता है चोक का। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कब, जब हमारा बैक प्रेशर जो है ना वो क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो जाए। इसके बाद अगर हम बैक प्रेशर को कम करते हैं और बैक प्रेशर को कम करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कांस्टेंट है मास फ्लो रेट की वैल्यू। एग्जिट प्रेशर को भी कम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जिट प्रेशर जब क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो गया उसके बाद उसको और कम करो, मास फ्लो रेट कांस्टेंट रह रहा है। इसी को बोलते हैं चोकिंग, इसी को बोलते हैं चोकिंग। बस इतना ध्यान रखना है बस आपको, इसी को बोलते हैं चोक्ड फ्लो। ये इसलिए बता रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आया है, आने वाले एग्जाम में आएगा भी। जेई के हर एक एग्जाम में नोजल का क्वेश्चन देते हैं और छोड़ेंगे नहीं यार, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे नोजल वोजल का। एक उस पे देते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर की रेशियो पे वैल्यू, वो भी नहीं, तरीका बता दिया, वो ध्यान होना चाहिए आपको। ऐसे ध्यान होना चाहिए यार कि एयर के लिए 1.4 हो रहा है और जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर का रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है तुम्हारा, 0.5 उसके लिए। सुपर हीटेड के लिए इनकी वैल्यू 1.3 है, तो जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, 0.54। ड्राई सैचुरेटेड एयर के लिए जब हम क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.57। और इसी पे क्वेश्चन आपको दिखाया, 2019 का क्वेश्चन है एसएससी जी। अगर फॉर्मूले आपको ध्यान है तो आप 0.57 से इनलेट का प्रेशर का मल्टीप्लाई करके तुरंत विद इन ए सेकंड आंसर ले लोगे। नहीं पता है तो आप बेसिक तरीके से करते रहो फॉर्मूला यार, आप लगाते रहो, होगा ही नहीं।
फिर वहां पे ये नहीं चलेगा यार कैलकुलेशन आई थी कर ही नहीं पाया। अरे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, सीधे मल्टीप्लाई करना है और आंसर लेना है। इस तरीके से यहां भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वहां क्या पूछता है, एक तो चोक फ्लो कब होता है, चोक फ्लो कहां पे होता है। अब अगर हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट की बात करें यहां पे, तो चोक फ्लो हमारा जहां पे मैक नंबर 1 होता है, ये तो पहले भी बता दिया है कि मैक नंबर थ्रोट पे हो रहा है, तो वहीं से आपका चोक फ्लो चालू हो जाएगा। चोक्ड फ्लो कहां हो रहा है, जहां पे मैक नंबर 1 हो जा रहा है और बैक प्रेशर किसके बराबर हो जा रहा है, क्रिटिकल प्रेशर। और एक क्वेश्चन पूछता है, वो क्या पूछता है कि यार एक बात बताओ, जब मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन है और डिस्चार्ज की वैल्यू आपको दे देगा और आपको ये पूछेगा कि जो हमारा यार एग्जिट प्रेशर है या बैक प्रेशर है वो अब क्रिटिकल प्रेशर से और भी कम हो रहा है, तो मास फ्लो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो आप क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे कि ये नोजल है, आपका मास फ्लो रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे वैल्यू कुछ दे देगी और ये पूछ लेगा कि ये बैक प्रेशर की वैल्यू क्या है ना, कि क्रिटिकल प्रेशर से और कम हो जा रही है, क्रिटिकल प्रेशर से और कम हो जा रही है। क्रिटिकल प्रेशर से कम हो जाने के बाद मास फ्लो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास फ्लो रेट पे क्या आ जा रहा है, वो कांस्टेंट आ जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे इतना ही पूछेगा, उस पे क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है अभी बताता हूं। अभी बताता हूं कि कैसे वो क्वेश्चन को बना सकता है। आओ देख लो क्वेश्चन को। अब बस इतना ध्यान आपको रखना है कि आपको क्या स्टार पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है, आपको कि आपको यह ध्यान रखना है कि अगर पीबी की वैल्यू लेस देन अब पी स्टार यानी क्रिटिकल के बाद हो जा रही है, तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। एग्जिट प्रेशर की भी वैल्यू अगर इससे कम हो जा रही है तो मास फ्लो रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और कहां पे होगा ये भी ध्यान रखना है कि मैक नंबर की वैल्यू 1 होगी। जहां पे हमने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में एक सिचुएशन पढ़ी थी, वहां पे मैक नंबर की वैल्यू 1 आती है, वहां पे अगर एम की वैल्यू 1 आ रही तो वो सिचुएशन क्या होगा, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन होगा, चोक्ड फ्लो होगा। इतना ही ध्यान रखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं ध्यान रखना। और क्वेश्चन करते हैं तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये जो कहानी हमने सुनी है उसका कोई यूज भी है कि नहीं। बहुत यूज है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर। और ये जो नोजल के 4 से 5 पार्ट आप बनाए हैं ना, आप उसको एक बार बस देख लेना और जितने 25 से 26 क्वेश्चन दिए आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद किसी भी जेईएन एग्जाम में अगर इसके क्वेश्चन आप ना कर पाना तो बताना, कर लोगे और विद इन ए सेकेंड कर लोगे। ट्रिक भी आपको बता दी है कि कैसे क्वेश्चन को करना है, छोड़ना नहीं है। आओ देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है, ए नोजल इज सेड टू बी चोक्ड व्हेन, बताओ। ए नोजल सेड टू बी चोक्ड व्हेन it discharge flow into the atmosphere, it gets plugged, flow through it becomes 0 and exit pressure is 0, flow through it is maximum and exit pressure is a critical pressure। choked flow क्या बताया था कि मास फ्लो रेट क्या हो जा रहा है वहां पे, मैक्सिमम। ये एसएससी जेईई 2012 का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई किसका, 2012 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, चोक फ्लो कहां हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, जब बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो जाए, मैक नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, तो मैक्सिमम मास फ्लो रेट हमको मिलता है। क्या बोल रहा है, फ्लो थ्रू इट इज मैक्सिमम एंड एग्जिट प्रेशर इज ए क्रिटिकल प्रेशर। ये देखो ना, ये यहां पे क्या है, जो हमारा ये है बैक प्रेशर के एग्जिट प्रेशर के बाद ही तो ये मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो जा रहा है, और इसी को क्या बोल रहे हैं, चोक्ड फ्लो बोल रहे हैं। बस ये आपको ध्यान है, बस खत्म क्वेश्चन। कि यार एक बार बैक प्रेशर की वैल्यू जो हमारे क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो गया, एग्जिट प्रेशर की वैल्यू जो हमारे क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो गया, उसके बाद मास फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद कितना भी बैक प्रेशर को कम करें, कितना भी वाल्व को खोलें, मास फ्लो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने बताया है कांस्टेंट रहेगा। और चोक्ड फ्लो की कंडीशन क्या है कि जब हमारा बैक प्रेशर किसके बराबर हो जाए, क्रिटिकल प्रेशर। ये चोक्ड फ्लो की कंडीशन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा,
ये याद होनी चाहिए। कोई चीज ऐसे नहीं बता रहा हूं जो एग्जाम में आया ना हो। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है यार, क्रिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट एग्जिट ऑफ स्टीम नोजल आइदर एट इनलेट और आउटलेट ऑफ द स्टीम नोजल, इनलेट ऑफ स्टीम नोजल और थ्रोट ऑफ स्टीम नोजल। मैक नंबर की वैल्यू कहां हो रही थी, आपको बताया था ना। मैक नंबर की वैल्यू जो सिचुएशन आपको बताई थी, एक सिचुएशन बताई थी लेस देन 1 की, एक सिचुएशन बताई थी 1 के। ये किसको क्या बोलते हैं, थ्रोट। खत्म खत्म। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट जब बताया था तो वहां पे दो सिचुएशन बताई थी, एक m इक्वल टू लेस देन 1 की, एक बताई थी m इक्वल्स टू 1 की। वो कहां पे हो रहा था, थ्रोट पे हो रहा था। थ्रोट पे हो रहा है, मैक नंबर की वैल्यू 1, तो वहां पे मतलब क्या, चोक्ड फ्लो है, मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन है। बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर है। उस वाले थ्रोट पे जितनी भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो क्रिटिकल प्रेशर की प्रॉपर्टी मिलेगी। बस इतना ही ध्यान रखना, खत्म हो गया क्वेश्चन। कब आया है, एसएससी जेईई 2012 पूछा जा चुका है। अगर आपको नहीं पता है ना तो नहीं होगा, क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। 2012, 16, 19 में पूछा जा रहा है, पूछ भी सकता है। किसी अगर पेपर में 3 क्वेश्चन दे दिया, अगर आप नोजल नहीं पढ़े हो तो खत्म। अब पढ़ना कुछ नहीं, जितना ट्रिक बताया हूं, जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बताऊं वैसे ही करना, और कुछ करना नहीं। आगे देखो जरा क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है यार कि फॉर अ कन्वर्जेंट नोजल इफ द एग्जिट प्रेशर इज लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर द मास रेट फ्लो विल बी। बताओ, इतनी जो कहानी बताए हैं इसी क्वेश्चन के लिए बताए हैं। बताओ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे कि यार एक कन्वर्जेंट नोजल है, इफ एग्जिट प्रेशर, एग्जिट जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर के हो जाए, तो क्या सिचुएशन आएगी। अरे यही तो सिचुएशन बताया था मैंने। ये देखो अब क्या बताया था कि अगर एग्जिट प्रेशर आपका, ये एग्जिट बताया था यहां पे, एग्जिट प्रेशर जो आपका इसके लेस देन हो जाए क्रिटिकल प्रेशर के, बैक प्रेशर आपका लेस देन हो जाए क्रिटिकल प्रेशर के, तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, चोक्ड फ्लो होगा, मास फ्लो रेट पे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो आप यहां पे ये बता दिया है, तो मास फ्लो रेट आप क्या बताओगे, सीधे आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यार यहां से बढ़ता है और ये कांस्टेंट रहता है। ये मास फ्लो रेट है और ये हमारा निकालते थे इस पॉइंट पे PB अपॉन P इनलेट, और ये जब P स्टार के बराबर हो जाता था तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी, और जो P एग्जिट हो जाता था वो P स्टार के बराबर हो जाता था कांस्टेंट। अब इसके बाद अगर हम घट रहे हैं, प्रेशर की वैल्यू घटा रहे हैं, तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है और इसी को बोलते हैं चोक्ड फ्लो। तो बस उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर कन्वर्जेंट नोजल अगर इफ द एग्जिट प्रेशर इज लेस देन क्रिटिकल प्रेशर द मास फ्लो रेट विल बी कांस्टेंट। खत्म। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें जो टाइम लिया है उसको समझाने के लिए उसी पे क्वेश्चन है। एक बार आप पढ़ लोगे, क्वेश्चन को समझ लोगे, विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन होगा, विद इन अ सेकेंड। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब देखो ये an isentropic nozzle is discharged steam through critical pressure ratio if the back pressure is further decrease। देखो सिर्फ जो लाइन बताया हूं ना वो अगर आपको ध्यान है तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। इफ द बैक प्रेशर इज फर्दर डिक्रीज द डिस्चार्ज विल बी रिमेन कांस्टेंट अनइफेक्टेड। कहां बताया है, ये दो बात बताया आपको कि अगर बैक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से आप लेस देन करोगे तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा। बस इतनी बात बताई, बस यही तो बता रहा हूं इतनी देर से ही। इसी को चोक्ड फ्लो बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन कि यार बैक प्रेशर को अब अगर क्रिटिकल प्रेशर आने के बाद उसको और डिक्रीज कर रहे हैं तो चोक्ड फ्लो में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खत्म। वही क्वेश्चन पूछा था इसमें। ये देखो वही पूछा था, खत्म। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको बस सीधे ये ध्यान है कि यार ये है सिचुएशन, यहां पे क्या होता है कि जो बैक प्रेशर है हमारा वो क्रिटिकल प्रेशर के बराबर होता है। अब इससे कम आ रहे हैं तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट है। खत्म।
खत्म। देखो बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है, आप ये देखो तुरंत देखेंगे इसको। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टीम प्रेशर एट द इनलेट एंड एग्जिट ऑफ नोजल इतना दे रखा है। इनलेट पे कितना दे रखा है? 16 बार दे रखा है। इनलेट पे 16 बार दे रखा है और एग्जिट पे कितना दे रखा है? एग्जिट पे दे रखा है आपका 5.2 बार। अब बोल रहा है कि जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना है? 0.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बस देखते जाना। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कितना दे रखा है? P स्टार अपॉन P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5475 ये दे रखी है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर अब एग्जिट प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं 3.2 बार, यानी अब एग्जिट प्रेशर को कितना कर दे रहे हैं वो? 3.2, यानी पहले कितना था? 5.2, अब इसको कितना कर दे रहे हैं? 3.2, डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा फ्लो रेट पे, या क्या वैल्यू होगी फ्लो रेट की? तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यार हम क्रिटिकल प्रेशर निकालेंगे। क्रिटिकल प्रेशर को देखेंगे क्या उस एग्जिट प्रेशर के बराबर तो नहीं आ रहा। पहली कंडीशन, या तो वो एग्जिट प्रेशर से बराबर में आ जाए क्रिटिकल प्रेशर, या फिर क्या हो कि जो हमारा ये एग्जिट प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर से कम आ जाए। दोनों सिचुएशन चेक करेंगे। अब पी स्टार की वैल्यू यहां पे निकाल लो आप। पी स्टार की वैल्यू जब आप निकालोगे तो पी आई की वैल्यू कितनी? 16 बार दे रखा है। 5475 इंटू 16 मल्टीप्लाई करो आप जरा। 0 0 और 12 6 ये आएगा 8.7600। क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है? 8.600, यानी 8.6 आ रही है। 8.7 क्रिटिकल की वैल्यू हमने निकाल ली, 8.76 ये क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकाल ली। और एग्जिट प्रेशर कितना हो जा रहा है? P इक्वल्स टू 3.2। एक चीज हम देख रहे हैं यार, P एग्जिट तो लेस देन आ रहा है क्रिटिकल प्रेशर के। ये देख रहे हो 8.76 जो है ये तो इससे बड़ी वैल्यू है ना। और हमने क्या बात किया था कि अगर एग्जिट प्रेशर की वैल्यू जो है अब क्रिटिकल प्रेशर से कम करेंगे तो मास फ्लो रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो मास फ्लो रेट पहले है कितना है? 0.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वही अब भी रहेगा। खत्म। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन लिया मैंने। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या करना है? सबसे पहले इनलेट दे रखा है आपको, एग्जिट प्रेशर 5.2 दे रखा है, उस पर डिस्चार्ज कितना दे रखा है? 0.28, और आपको रेशियो किसका दे रखा है? कह रहा है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, यानी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो और इनलेट का प्रेशर के रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.547। और आपको बोल रहा है कि जो ये एग्जिट बार है 5.2 बार से 5.3, ये P इक्वल टू 3.2 कर दे रहे, तो हमारा मास फ्लो रेट क्या होगा? तो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले कि यार हम क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनलेट का प्रेशर दे रखा है, इसमें सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 16 का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा यार ये 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और जैसे ही देखा क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू 8.76 है और एग्जिट प्रेशर की वैल्यू 3.2 है, यानी जो हमारा एग्जिट प्रेशर की वैल्यू क्रिटिकल प्रेशर से कम हो रही है, एग्जिट जो हमारी प्रेशर वैल्यू है वो कम हो रही है। जैसे ही कम हो रही यानी मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मास फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा तो जो वैल्यू पहले दे रखी है वही वैल्यू बाद में भी रहेगी, क्योंकि मास फ्लो रेट एक बार बैक प्रेशर हमारा क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो गया, उसके बाद अगर हम बैक प्रेशर को या एग्जिट प्रेशर को और कम कर रहे हैं हमारे मास फ्लो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी पे क्वेश्चन है ये जबरदस्त तरीके से समझो आप। क्या पता आपके एसएससी जेईई एग्जाम में यही पूछ लें, कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया। इससे पहले जो पूछा गया था क्वेश्चन वो आया हुआ था, ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या रहेगा रिमेन कांस्टेंट? अब आपको वैल्यू देके डरा देगा, कुछ नहीं करना। वहां पे सिर्फ आपको क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकालनी है और वहां से सीधे आप ये कंपेयर करा लो कि जो एग्जिट प्रेशर की वैल्यू हो कहीं लेस देन तो नहीं है उससे, या इक्वल्स टू नहीं है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू एक बार हो गया
तो हमारे डिस्चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज आपका नोजल पूरी तरीके से खत्म हो गया। जितने क्वेश्चन आए हुए थे सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस भी करा दी मैंने। इससे ज़्यादा नोजल में एसएससी जेई, आरआरबी जेई, झारखंड जेई, ये आपका राजस्थान जेई, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी जेई, किसी में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब आपका काम क्या है, जितने क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस कराया हूँ इसमें 24 से 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराया हूँ, शायद 26 क्वेश्चन है। अब उनको पीडीएफ आप लो और आप उनको ध्यान करो, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ट्रिक्स जो बताई हैं उनको बार बार एनालाइज करो आप कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यार ये क्वेश्चन इसलिए कराया हूं और ये तरीके कुछ जहां पे प्रूवमेंट की जरूरत थी वहां पे प्रूवमेंट भी कराया हूं आपको समझने के लिए। 5 लेक्चर में आपके नोजल के, अब आप कोई भी पीवाईक्यू लगा के आप देख लो, इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी एसएससी जेई, आरआरबी जेई, कोई भी जेईएन एग्जाम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ये जो लास्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और ये आप कर नहीं पाते हो क्योंकि इससे पहले जो मैं बताया तो वो सबसोनिक की वैल्यू, सुपरसोनिक की वैल्यू, मैक नंबर की वैल्यू, वो सब आपको पता रहता है। एक इंपॉर्टेंट इसमें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट है कि उसको कैसे बताना है, और एक ये है। तो बस यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पावर प्लांट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टर्म। थैंक यू।